Jai Hind everyone, welcome to the Warriors Mindset podcast at Warriors Mindset Academy, where we bring inspiring journey of defense aspirants. Today we have a very special guest, Chirag Garg, whose journey is a true example of persistence and determination. After facing many challenges, he achieved something remarkable, getting recommended in his 16th attempt, 17th attempt and 18th attempt in the service selection board. Today we will talk about the journey, lessons from the failures and valuable advice for every defense aspirant. So I welcome you Chirag in Warriors Mindset podcast. थैंक यू सर। So how are you feeling today? सर आई एम फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड। एक ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे बात करना और अपनी वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने के लिए मौका मिला। Thank you so much Chirag for coming here at my institution and today we will talk about your journey. और ये जर्नी हम बिल्कुल नॉर्मल बेसिस से स्टार्ट करेंगे जो एवरी डिफेंस एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो अपना स्टार्ट करे जर्नी, और आपकी जर्नी बहुत ज्यादा रिमार्केबल है एंड इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और रेजिलियंस है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे चिराग। यस सर। सो चिराग, आगे बढ़ने से पहले, रिकमेंडेशन की बातें करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। सर बेसिकली तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे टाउन से सफीतो जो डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर आता है। एंड मेरे फादर एक शॉपकीपर हैं हु ओन्स अ शॉप ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी 10th क्लास तक वो मेरे लोकल स्कूल डीएवी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने जो अपनी 11th 12th अपने डीएवी पब्लिक स्कूल था पानीपत में, वहां से कंप्लीट की और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया जहाँ से मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट की। ये मेरी बेसिक एजुकेशन थी और इसी जर्नी के अराउंड मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला कि मुझे डिफेंस बैकग्राउंड में ही जाना है, डिफेंस को ही ज्वाइन करना है। यहीं पे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। राइट सर। Chirag, so we were there in NCC also, right, and you were my junior there. So could you please just share me something which you have learned from your NCC and that you have implemented in your SSB journey after that? सर एनसीसी का काफी बड़ा रोल रहा है। एनसीसी ने फौज का मुझे एक्सपोजर दिया रियल लाइफ में, जो मेरे को काफी हेल्प की मेरे एसएसबी में। मेरे काफी सीनियर्स है जैसे आप लोग थे, तो सबने एक स्पोर्ट्समैनशिप, ब्रदरहुड कैसे निभाना है, तो ये सब चीजों ने हेल्प की कि एसएसबी में अपने आप को अच्छे से दिखा सकूं, टाइम के को मैनेज करके अपनी सारे काम को कंप्लीट करना, इन सब ने एनसीसी ने बहुत हेल्प की। राइट चिराग। सो चिराग, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे फील होता है लाइक बीइंग अ रिपीटर एंड अभी जो फ्रेशर हमारे दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है कि आपकी जो जर्नी रही है वो भी बहुत सारे सेटबैक्स रही है, राइट? जिसमें आपने 15 अटेम्प्ट्स अपने दिए हैं एंड उसके बाद यू गॉट रिकमेंडेड इन 16, 17 एंड 18 अटेम्प्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्क्रीन आउट होते थे या कॉन्फ्रेंस आउट होते थे, उसके बाद आपके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आता था? एंड सेल्फ डाउट तो सबको आता है, सो हाउ यू कोप अप विद दोस पर्टिकुलर मिस्टेक्स, और आई वुड से कि वो चैलेंजेस कैसे आप फेस करते थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डाउट आना तो ऑब्वियस है। 19 एसएसबी अटेम्प्ट्स थे, तो मेरे इनिशियल अटेम्प्ट्स में लगातार स्क्रीन आउट भी हो रहा था। तो उस टाइम माइंड में थॉट यही रहता था कि तब एक बना ही लिया पर्पस की फौज में जाना ही है, तो वो यही रहता था कि अगर स्क्रीन आउट हो गई कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे। पर मेरा हर टाइम माइंडसेट यही रहा है कि अगर मैं आज स्क्रीन आउट हूँ तो अगली बार मैं ये जरूर कमी पता करूँ कि मैं क्या कमी थी, क्या मेरी प्रॉब्लम थी, और उसे अगली बार जाते हैं मैं सोल्व कर जरूर जाऊँ। राइट। तो यही था सर एक कि मैं इनिशियल अटेम्प्ट्स के स्क्रीन आउट के बाद मैं उसके बाद अपने अटेम्प्ट्स में कभी भी 12-13 बार कभी भी स्क्रीन आउट नहीं हुआ। वाओ। तो बस यही मेरा एक एडवाइस भी जो नए एस्पिरेंट्स है कि अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, एक तो आपको डेडिकेटेड रहना है कि अगर आप 1-2 या अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो तो आप अपना हौसला डाउन मत करो। देखो कि कहाँ प्रॉब्लम रही है और उसको सोल्व करते हुए आगे जाओ। And that is warrior mindset, I would say. Yes, right. That's a warrior mindset. Okay, so Chirag, next question that would be related to you only, कि आपने 15 attempts दिए, राइट? उसके बाद आपने लगातार 3 रिकमेंडेशन पाई। तो ऐसे कौन से चेंजेस आपने किए अपने उन इनिशियल अटेम्प्ट्स में, एंड उसके बाद आपने जब लास्ट आपका कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद आप रिकमेंडेड बार हुए 3 बार, तो ऐसे कौन से चेंजेस थे जो आपने अपनी लाइफ में किए एंड वो आप शेयर करना चाहते हो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट को जो जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में? सर देखो, चेंजेस की तो जो मैं सबसे पहले बात करूंगा, जो और डिफेंस एस्पिरेंट्स भी गलती करते होंगे वो अपनी लाइफ का यूज ही नहीं करते। जो मेरे इनिशियल अटेम्प्ट्स में मेरी खुद की भी गलती थी कि मैं अपनी लाइफ को छोड़कर जो मैंने अपनी लाइफ में एक्टिविटीज की हैं, जो मैंने अचीवमेंट्स हैं, उनका कभी यूज ही नहीं किया एसएसबी में, कि मैं साइक में, इंटरव्यू में, जीटीओ में अच्छे से बता पा रहा हूँ। राइट। तो मेरे अटेम्प्ट्स के बाद मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि मुझे अपने आप को रियल रखते हुए अपनी ही जो मेरी लाइफ है उसको दिखाना है। तो मैंने इसमें चेंज किया, जो मेरी साइक होती थी, टैट होते थे या मेरे वैट या एसडी होता था, वो सारा मेरे से रिलेटेड रियल रहता था। जैसे जो भी मैंने एक्टिविटीज की हैं लाइक माउंटेनियरिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, तो मैं उन जरूर कोशिश करता था कि इनसे रिलेटेड टैट लिखूं जो मैंने अपने पीआईक्यू में भी लिखा हुआ है। राइट। उसके बाद सर एक जो मैंने अपने माइंड चेंज किया वो था अपना ये जीके, करंट अफेयर्स, इसकी नॉलेज, क्योंकि इसने मेरे को जीटीओ में, जीडी में बहुत हेल्प की। जितना आपको नॉलेज होगी उतना आप जीटीओ की जीडी में अच्छे से पार्ट ले पाओगे और अपने पॉइंट्स रख पाओगे। राइट। और सर एक जो सबसे बड़ी चीज है कि
उसके बाद मैंने जैसे? सर एक जो सबसे बड़ी चीज मैं जो कहूंगा कि डेस्पिरेशन, जैसे शुरू इनिशियल अटेम्प्ट में डेस्पिरेशन हो जाता है कि मेरा होना चाहिए। जब मैं रिकमेंड हुआ अपने 16th अटेम्प्ट उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मुझे रिकमेंड होना ही है। Right. मैं बड़ा चिल हो गया, बड़ा हैप्पीली एंजॉय करते हुए मैंने एसएसबी का दिया था और Yeah. वही मेरा रिकमेंडेशन थी। Yeah, I remember Chirag, you also called me that after your last conference, then after that you got recommended, and I saw your journey also. Yes, sir. And हम 34 लाइब्रेरी में साथ में ही पढ़ते थे, Right. so I know that how much struggle. एंड आई you had. ऑल्सो रिमेम्बर दैट कि जब मेरी 15th अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ था तो मैंने उसी टाइम आपको कॉल किया था कि सर वाराणसी स्क्रीन आउट हो गया, क्या करूं, मतलब बहुत रोने वाला था। Right. और आपसे बात हुई तो उसके अगले ही अटेम्प्ट में मैं फिर रिकमेंड था तब। Yeah, so that would be a real great inspiration for all the defense aspirant because आप देख सकते हो कि 16th, 17th and 18th अटेम्प्ट में मैक्सिमम आपके 5 से 6 साल लगे होते हैं। 6 साल। आप तो एनडीए से लगे हुए थे चिराग, राइट? सो अभी एनडीए वाले हमें भी देख रहे होंगे एंड सीडीएस एंड एफकेट सभी देख रहे होंगे, तो आप इनको बस 3 ऐसी टिप्स दो जो बिगिनर्स है उनके लिए, बिकॉज बेसिकली आई एम वर्किंग फॉर द बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं कि उन्हें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रिपीटर्स को पता लग जाता है कि क्या नहीं करना है क्या करना है, जैसे राइट? बट जो बिगिनर्स है वो नहीं होते उनको पता, तो हमें बता आप 3 ऐसे एग्जांपल्स दो कि वो अपनी जो जर्नी स्टार्ट करें विद गुड माइंडसेट। देखो, जो पहली चीज तो मैं हमेशा कहूंगा कि जैसे ज्यादातर को क्या डाउट होता है एसएसबी की तैयारी करने से पहले कि वो एक बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद कोचिंग तुम ज्वाइन करो पर पहले एक बार तुम अपना क्लियर करो कि एसएसबी है क्या। राइट। थोड़ी सी खुद भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये नहीं है कि डायरेक्ट कोचिंग ही ज्वाइन कर ली तुमने No. जाके। उसके बाद एक अलग चीज है कि एक बड़ी ना एक्सपीरियंस में एक मिथ है हाई लेवल स्टोरीज को लेके कि हाई लेवल स्टोरीज क्या होती है कि Right. उन्होंने आईएएस आईपीएस वाली पोस्ट Yes, दे दी yes, और yes, yes. साइक में उनसे बड़ा काम करवा दिया। Right. तो उस स्टोरी को ज्यादा छोड़कर कुछ रिलेट करो कि अपनी लाइफ से रिलेटेड लिख सके। कोशिश स्टार्ट में यही होनी चाहिए। और जो मैं अगली चीज कहूंगा कि मैं कहूंगा जैसे कोई भी अगर एनडीए कोई स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है तो Right. जितना हो सकता है अपने कॉलेज लाइफ में एंजॉय करते हुए पार्टिसिपेट करो जितनी भी एक्टिविटीज में मौका मिलता है। जैसे आप भी सर Right. मैराथन हुई, हाँ. कोई भी इवेंट हुए, स्टेज शोज हुए, तो पार्टिसिपेट करो जिससे एक्सपोजर मिलेगा, जिससे हम इंटरव्यू में भी अच्छे से अपने आप को बता सकते हैं और वो चीज हमें साइक में भी हेल्प करेगी। Right, Chirag. So, as we know that it is about Mansa Vacha Karmana, मनसा वाचा right? कर्मणा। So, could you please explain the defense aspirant कि आपके लिए वो मनसा वाचा कर्मणा आप कैसे अलाइन रखते थे? Because ये सबसे बड़ा मिथ है कि हमें ना बस अपने OLQs पे काम करना है और हम रिकमेंड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। I also improved on my OLQs and everything, but still I got confidence out many times. Yes. So आपने ऐसा क्या चेंज किया उसमें और आप बताना चाहते हो कि वो माइंडसेट एक डिफेंस एस्पिरेंट लेके जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल मेक इट। एक सर मनसा वाचा कर्मणा का एक एग्जांपल देता हूँ कैसे अलाइन किया मैंने और जिसको अलाइन करते मैं अपने 16th अटेम्प्ट पे रिकमेंड भी हुआ। राइट। मेरा 16th अटेम्प्ट था एफकेट एंट्री का इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। Okay. और मेरी बहन की शादी थी जून जुलाई में। राइट। तो मैंने अपने एचडी में लिखा था कि मैं आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। Okay. तो वो मेरा हो गया मन Right. साइक जहाँ पे Right. मैंने अपनी दी, उसी से रिलेटेड मैंने टैट में स्टोरी भी लिखी कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है बहन की शादी के लिए बैंकेट बुक करना। Right. ये मेरा मन हो गया। ओके। वहां पे यही चीज को मैंने वाचा में अपने जो मेरे इंटरव्यू थे वहां पे भी बात की कि Okay. हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि बहन की शादी के लिए बैंकेट हॉल वगैरह बुक करना। तो मतलब मेरे हर वर्ड्स अलाइन कर रहे थे कि Right. जो मैं अपने इंटरव्यू साइक में दिखा रहा हूँ वो मैं इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ। और कर्मना में मैंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखाया। जो मेरे जीटीयू में मेरे साथ कलीग्स थे, जो मेरे साथ एसएसबी मेट्स थे, Right, right. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमने पीजीटी में टेस्ट को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते रहे। Right. तो जैसे रिस्पॉन्सिबल एक कैरेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल एक जो ट्रेट है उसको मैंने अलाइन किया अपने तीनों चीजों में। Yeah. तो बस एक ऐसी कोशिश करनी है आपको। राइट। सो डिफेंस एस्पिरेंट आप देख सकते हैं कि सर ने अभी बहुत अच्छी बात की, दैट वुड बी रिलेटेड टू कि आपको मनसा वाचा कर्मणा अपना कैसे अलाइन रखना है, और बेसिकली इट इज अबाउट वैल्यू सिस्टम चिराग, राइट? Right. अगर आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा है तो दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर यू गाइस फॉर स्टार्टिंग योर जर्नी इन डिफेंस फोर्सेस। Okay, so Chirag, my next question would be really interesting because what I felt that every defense aspirant is feeling these kind of thoughts कि भाई उनमें कमी होती है हमेशा, but what I believe there are nexus of coaching centers. Yes. So there was GD also in my one of the SSB that what are the reason of nexus of coaching center. तो nexus का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ चिराग कि nexus of coaching center का मतलब ये होता है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक उनका जो स्ट्रक्चर्ड है सारा कुछ प्रोग्राम एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ओनली, एंड जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक जो रियल पर्सनालिटी है वो बाहर नहीं आ पाती है, राइट? सो उसके लिए आप क्या करो, व्हाट आर द बेस्ट थिंग दैट कि एक डिफेंस एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर चूजिंग एनी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर? आई वुड से देखो मैं वैसे तो नाम नहीं लूंगा, काफी इंस्टीट्यूट आपको पता होगा दिल्ली में कि वो आपको एक स्टोरी पिक्चर दिखा देंगे और उन्हें रट्टा मरवा देंगे कि आपको यही स्टोरी लिखनी है, राइट? बट आजकल क्या हो रहा है, जो मेरे काफी स्टूडेंट्स ये किसी से बात होती है कि आजकल एसएसबी में पिक्चर ही चेंज हो गई है, बिल्कुल अलग आ रही है। Yeah. तो क्या हुआ, वो कैंडिडेट बेचारा सीख के गया कुछ हो रहा है, वहां पे आके कुछ हो रहा है, वो लिख ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसने अपने साइट पे काम ही नहीं किया।
तो बेसिकली मैं तो ये कहूंगा, अगर साइक के लिए तैयारी करनी है तो पहले अपने आप को जानो, एक पेज पे लिख लो कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें की है, क्या आपकी लाइफ रही है। Right. तो एक टाइम दो अपने आप को सोचने के लिए कि आप इन चीजों को अपने टैट में कैसे लिख सकते हो। राइट। तो एक ये अप्रोच रहनी चाहिए साइक टेस्ट को तो देखने के लिए। और अगर मैं कोचिंग सेंटर को कहूंगा कि आपको कोचिंग कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, तो सबसे बेसिकली तो यही है, कभी भी तो ये मत सोच के जाओ कि मेरे को बिल्कुल ही वहां से सारा कुछ वहीं से सीखना है। कोचिंग को कैसे लेके जाओ कि आपको एसएसबी का एक्सपोजर मिल जाएगा, वहां की आप वहां जाके प्रैक्टिस कर लोगे और कैंडिडेट्स के साथ। और एक कोचिंग में कहूंगा कि कोई एक्सपीरियंस हो, कोई जिसे खुद अटेम्प्ट्स दिए हो, जिसे पता हो कि वहाँ क्या चेंज हो सकता है, उनसे पूछ सकते हो। और वैसे कोचिंग कोई खराब नहीं है, कहीं कोचिंग बहुत सारी है, कोई ज्वाइन कर लो, बट उससे पहले कि खुद भी थोड़ा सीख के जाओ, अपने खुद नॉलेज लेके फिर आप कोचिंग को ज्वाइन कर लो। एक्चुअली व्हाट आई बिलीव चिराग की, मैं भी काफी कोचिंग सेंटर्स गया एंड व्हाट आई फेल्ट दैट दे हैव ओनली वन फेस, जो आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एसएसबी से रिलेटेड या फिर पर्सनली डेवलपमेंट से रिलेटेड, but there are some people those are not even from defense background or they have not given any SSB interview but they are teaching Right, students for the defense forces, so that would be really wrong, right? Yes sir. Like आप recommended हो, so आप किसी को गाइड अच्छे से कर सकते हो, या फिर मैं अगर कॉन्फ्रेंस आउट हूँ या मैंने SSB जर्नी देखी है तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, Right, sir. but the people those are from civilian background और they are teaching for SSB, थोड़ा सा सर कहीं ना कहीं सो डिफेंस एस्पिरेंट को मेरा यही है और चिराग का यही एक खाने का यही एक मोटिव है कि आप लोग जब भी चूज करो किसी भी एकेडमी को ध्यान से चूज करो एंड उनके मेंटर्स को देखो कि दे आर क्वालिफाइड और नॉट। इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर यू गाइस बिकॉज इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट रियल होके ही आएगा, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। आप चिराग, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि there are lot of funny kisses right from SSB interview और different boards, so आप कुछ आपने तो इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं यार, तो आप कुछ ऐसा शेयर करो इनको बिकॉज ये बोर हो गए होंगे अभी सुन के। Right, sir, तो कुछ ऐसे फनी किस्से बताओ जिसकी वजह से आपने भी इंजॉय किया और आप आज तक वो आप पर्टिकुलर चीज भूलते नहीं हो एसएसबी की। सर किस्से तो काफी रहे हैं, एसएसबी में 19 अटेम्प्ट्स है तो काफी मजे लिए हैं। राइट। तो एक किस्सा बताता हूँ, ये था हमारा पोस्ट गार्ड का। ओके। तो पोस्ट गार्ड में जैसे ज्यादातर करने को कुछ नहीं होता है, मतलब आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आपको बाहर की टाइमिंग फिक्स होती है 1 या 2 घंटे जाके बैडमिंटन खेलने का, तो सब बोर हो जाते हैं। राइट। तो सर एक हॉल था जिसमें हम सब रुके हुए थे, उसमें 30-40 कैंडिडेट्स इकट्ठे रुके हुए थे। Okay. तो हम रात को कुछ 11, वैसे हमारा रूल होता है कि 10 बजे लाइट्स ऑफ कर दो, हाँ। हम रात को 11 बजे वहां पे अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं। मतलब बहुत ही बुरे वाली हालत कर दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय फिर हाई लेवल पे चली गई सब। तो हमें याद है कि हम खेल रहे हैं और ज्यादा ही शोर हो गया, कुछ ज्यादा ही शोर होते होते तो इतने में जो वहाँ के स्टाफ मेंबर थे, जो सर थे, वो सब सिविलियन ड्रेस में ऊपर पहुंच जाते हैं। और हमें कुछ नहीं पता चलता है, हमें नहीं पता चलता है कि ये हमारे एसएसबी मेट्स है या कौन है। तो हम उनके सामने भी ऐसे लगे पड़े हैं कि यार आ जाओगा। तो हमें बाद में पता चलता है कि यार ये भी स्टाफ मेंबर थे यहीं के, जो मतलब एसएसबी में हमारे जो रात को रुकते हैं या मैस इंचार्ज जो भी थे, वो लोग, हमें इतना याद नहीं है। तो उस रात को हमने ना रात को हमारी बड़ी परेड हुई थी, सारों की बड़ी डांट पड़ी रात को। ये थोड़ा सा फनी तो नहीं होगा, बस ऐसे याद रहता है। पर एक और जो सबसे बड़ा फनी बताऊंगा मैं थोड़ा ढंग से, मेरा बेंगलोर का सीन है। ओके। तो मेरा इंटरव्यू दिन में होना था, तो मैं इंटरव्यू के लिए काफी वेट कर रहा हूँ और मेरा इंटरव्यू लेट होता जा रहा है। और हमारा प्लान था कि बेंगलोर में रात शाम को, दिन में हमें पिज्जा खाने जाना है और मैंने लंच भी नहीं करा था। तो इंटरव्यू आउटपास पे तो इंटरव्यू मुझे बुलाता है, तो इंटरव्यू 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है उस टाइम मुझसे, और वो बीच में पूछते हैं सर कि चिराग आपने लंच किया? नहीं सर लंच तो नहीं किया, अभी वेट ही कर रहा था। तो चलते हुए इंटरव्यू में सर कहते हैं ओके चिराग गो एंड हैव अ लंच। ओके। मुझे ये था कि लंच तो करना ही नहीं है, मगर नहीं सर आई एम कंफर्टेबल। चलते हुए इंटरव्यू में कह रहा हूं सर आई एम कंफर्टेबल। राइट। तो दोबारा कहते हैं नहीं चिराग तुम लंच करके आओ। तो मैंने सर को कह दिया कि सर हमारा पिज्जा खाने का है भी प्लान, तो बाहर ही जाएंगे आउटिंग के लिए। सर यू वोंट बिलीव, मेरा 15 मिनट से इंटरव्यू ज्यादा चला ही नहीं। अच्छा। तो मैं उस दिन सोच रहा था ये पिज्जा बहुत महंगा पड़ गया, तो लंच करने चले जा रहा था। 15 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू चला नहीं और वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो इससे मेरे को एक और किस्सा याद आया। तो हम क्या, एक साउथ का एक हमारा दोस्त था, इलाहाबाद बोर्ड में हम बैठे हुए थे एंड उसका नाम राहुल था। मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, राहुल उसका नाम था। तो भाई क्या हुआ, आपको पता है कि थोड़ा खाने की वजह से वहां पे और थोड़ा पानी वगैरह चेंज होने की वजह से लूज मोशन लग जाते हैं मैक्सिमम। तो राहुल भाई को लूज मोशन लग रहे थे भाई। तो मैंने उसे गोली लेके गया था, मैं पहले से लेके जाता हूँ सारी दवाई की, कुछ इश्यू हो जाए तो भाई वो यार एसएसबी की जर्नी है, हमारी इतनी मेहनत है, वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं वो ना मेरे पास आया, कहता भाई ये प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उसे आधा गोली तोड़ के, क्योंकि एक ही बची थी मेरे पास, मैं क्या पता मेरे भी काम ना आ जाए। तो मैंने उसे आधा दे दिया। फिर जब जीटीओ ग्राउंड में गए ना, तो हमारा पीजीटी होना था।
तो सारे पीजीटी कर रहे थे और वहां पे जीडीओ सर ढूंढ रहे कि भी 2 बच्चे गायब है, 2 बच्चे गए कहाँ। बाद में हम ढूंढ रहे पूरे जीडीओ ग्राउंड में, और वो जीडीओ ग्राउंड के सटे से टॉयलेट में जाके बैठे हुए थे उल्टी काम करने और वहां पे फिर हमको लेके यार, फिर जीडीओ सर ने बहुत डांटा कि भाई ऐसे नहीं जाना होता, टाइम बाउंड टेस्ट होता है हमारा और ये हमें कंप्लीट करना होता है विद इन टाइम, राइट। सो ये थोड़े फनी किस्से थे गाइस। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं सीरियसनेस पे कि आप ये हमें बताओ, चिराग साइक की तो आपने बात की, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताओ कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड अगर आप एक बिगिनर है, अगर उसको अपने पर्सनल इंटरव्यू को तैयार करना है लाइक PIQ एंड ऑल दैट थिंग, वो कैसे तैयार कर सकता है अच्छे वे में और ताकि वो एक रियल रह सके, राइट, अपने इंटरव्यू में। सर पहले बात करते हैं PIQ की। जो मेन देखो, मैं PIQ को तो कहता हूँ जन्म पत्री की तरह है वो हमारी, Right. ठीक है, उसी से आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है और साइक भी उसी पे डिपेंड है क्योंकि साइक के पास आपका PIQ जाता है। राइट। तो एक सबसे बड़ी जो मिथ है कैंडिडेट्स को, जो न्यू एस्पिरेंट्स होंगे, कि वो ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ PIQ में वही चीज मेंशन करनी है जिसके हमें सर्टिफिकेट्स मिले हैं। Right. तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी लाइफ सिर्फ उस सर्टिफिकेट से तो डिफाइन हो नहीं सकती, पूरी इतनी लंबी लाइफ है। Right. तो लाइक सिर्फ 1 या 2 चीजें लिखेंगे अपने एक्टिविटीज के अंदर या एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर जिसके सर्टिफिकेट्स हैं। Right. पर काफी कैंडिडेट्स ने इतनी चीजें की हुई होती हैं जिसका वो PIQ में लिख सकते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर कोई गांव का बंदा है तो उसने गांव में भंडारे भी लगवाए होंगे, ऑब्वियस है, कोई Right. कुछ बड़ा काम भी करवाया होगा, तो आप PIQ में वो भी लिख सकते हो, Yeah. ग्रुप एक्टिविटीज में वो भी आ सकता है। Right. उसके सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते और उसी के बेसिस पे हम अपनी साइक में भी यूज कर सकते हैं और अपने टैट में भी बता सकते हैं। तो Right. मेरा यही कहने का मतलब PIQ में तो कोशिश करो जो जो आपने अपनी चीजें की हैं उसे लिखो प्रॉपर पूरा, कि Yeah. सोच के कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या बढ़िया चीज लाइक अप्रिशिएट योर ओन एफर्ट्स जो भी आपने चाइल्डहुड से अभी तक किया है। बिकॉज चिराग क्या हुआ था, हम जलंधर बोर्ड में थे एंड दैट टाइम ओनली 1 पर्सन गॉट रिकमेंडेड एंड साइक मैम रिजल्ट देने आई थी। सोचो फर्स्ट टाइम आई, मतलब मेरी इतनी जर्नी रह चुकी है, आपकी भी रह चुकी है, आपने देखा होगा साइक कभी नहीं कभी नहीं था। और साइक मैम आए, उन्होंने हमें पता है क्या बोला कि जहां से आप लोग स्टोरी कॉपी करते हो ना, वो चैनल हम भी फॉलो करते हैं। कह रही कि एक मतलब बहन होने के नाते या फिर कह लो कि एक मेंटर होने के नाते आपको बता रही हूँ कि आप चाइल्डहुड से अभी तक आप जियो अपनी लाइफ, तो यू नीड टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस, यू नीड टू फाइंड आउट योर वट एवर यू हैव डन इन योर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। सो आपको वो सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, वही हम चाहते हैं रियल। ये सेम चीज सर हमारे में हुई थी जब मैं देहरादून में फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ। राइट। जो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी, तो हमारा तो सब रिजल्ट हो जाता है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करवाई जाती है और उस टाइम फिर साइक मैम आते हैं, साइक आते हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन में साइन करने के लिए जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो एक कैंडिडेट से थोड़ा थोड़ा बात कर रही थी, उन्हें मुझे लगता है शायद उन्हें या तो साइक याद रहती है उन्हें किसी की। तो मेरे साथ एक कैंडिडेट था, उसको मैम ने उनसे बात करते उसे प्रॉपर कहा था कि मुझे याद है कि आपने अच्छा लिखा है, और उसने कहा कि थोड़ा और मतलब वो कमियां बताता है थोड़ी बहुत कि आपने अपनी लाइफ में चीजें ये की है और आप ये लिख सकते थे। तो मुझे पता चला कि हाँ मतलब जो आपने लाइफ में चीजें की उसकी कितना बड़ा महत्व है SSB में लिखने का, क्या दिखाने का उस चीज को। बिकॉज दैट इज यू बेसिकली, बिकॉज यू हैव हमारा माइंड का टेस्ट है, राइट। साइक में तो माइंड के टेस्ट है। अब उस माइंड के टेस्ट में जो हमारे माइंड में हमारे रियल एक्सपीरियंसेस वही रहते हैं, चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड हो, चाहे कॉन्शियस हो, चाहे सबकॉन्शियस हो, राइट। सो बेसिकली चिराग ने बहुत अच्छी बात बोली एंड थैंक यू चिराग, दैट गिव मी अ गुड आइडिया, बिकॉज ये चीज मेरे को भी नहीं पता थी बीइंग अ रिपीटर। सो रिपीटर्स को भी ये चीज सीखने की जरूरत है कि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लिखो, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, इट विल डेफिनेटली गिव यू बेनिफिट। सो चिराग, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स आते हैं एंड वो बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं। वो ऐसे बात करते हैं कि भाई अब मैं कैसे अपने पेरेंट्स को जवाब दे पाऊंगा एंड हमें कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? सर देखो, ये तो चीज नॉर्मल है, मैंने काफी देखा है कि कैंडिडेट स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, और हम भी थे इनिशियल अटेम्प्ट्स में कि बड़ा डाउन फील हो जाता है कि यार ये तो खत्म हो गया, आज तो बस में बैठेंगे सीधा पैक करेंगे और घर भाग जाएंगे, आज ही घर जाना है। तो देखो, मैं तो एक चीज कहूंगा, अगर किस कैंडिडेट ने ये सोचा ना कि मुझे डिफेंस में जाना है और वो SSB को अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो पहले ही एक लिविंग अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी वाला जो कोड है वो कर रहा है वो, ठीक है। क्योंकि अब वो हम देखेंगे कि अपने जो आपके सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल, उनसे अलग जी रहे हैं कि हम SSB के लिए हमें क्या क्या सिखा रहा है। एक ट्रैवलिंग करना सिखा रहा है, हमें न्यू एक्सपोजर मिल रहा है, हमें एक इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है हाई रैंक ऑफिसर्स के साथ, और एक सबसे बड़ी चीज आपको ऑल इंडिया में अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो वो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो आपको एक बोस्टफुल रहना चाहिए कि आप SSB जा रहे हो, आपने ये चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। तो यही चीज है कि उदास नहीं होना कभी, बिल्कुल, ये मेन चीज रहती है कि SSB के बाद क्या है। सो दैट गिव मी अ गुड आइडिया चिराग, डिफेंस एस्पिरेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। आप ये बताओ कि जब आपके रियल लाइफ में ये आप फेस करते थे, व्हाट वर योर एक्टिविटीज व्हिच यू हैव डन आफ्टर दैट कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट? सर देखो, जब मैं स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होता है तो वो तो है ही कि बुरा तो लगता है।
तो मेरी तो ज्यादातर कोशिश रहती थी या तो मैं आउट हुआ हूँ तो थोड़ा बहुत घूम के जो दोस्त हो गए आसपास थोड़ा घूम लिए Right. तो इतने बड़े रिपीटर हो जाते हैं तो आप जैसे मान लो वाराणसी से आउट हुए तो चलो भाई आज एक दो दिन वाराणसी दोस्त है वहां घूमेंगे, बिल्कुल। गांधी या देहरादून से आउट हुए तो चलो वहाँ दोस्त मसूरी चलते हैं, वहां दोस्त मिल जाते हैं, वहां चलते हैं। Right. तो ये नॉर्मल रहता है। तो मेरी अप्रोच तो क्या रहती थी, थोड़ा आउट हो गया ठीक है कोई बात नहीं, कोई नया तो था नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। तो आउट हो गया फिर दुख होता था बहुत कि घर पे कैसे बात करूंगा, बड़ा बहुत डाउन हो जाता था कई बार। तो घर पर आकर मैं क्या कोशिश करता था, ठीक है रोना धोना करना है तो 1 घंटे में खत्म किया जो करना है। उसके बाद मेरी सबसे पहले कोशिश तो रहती थी कि फिर मैं भूल जाता था, मैं उसी एक दिन या तो ये कोशिश करता था कि मैं ये देख लूं कि मेरे अंदर क्या कमी रही। मैं ये सोचता था कि जिस अटेम्प्ट में रिकमेंड नहीं हुआ मुझ में और उस कैंडिडेट ने क्या अलग किया जो रिकमेंड हुआ है। Right. तो मैं ये समझता था कि वो कैसे रिकमेंड हुआ, उसने क्या अलग किया अपने अटेम्प्ट में। तो इसको एक दिन में समझ के अगले 1-2 दिन मैं थोड़ा सा चिल करता था, ऐसे नहीं है कि पढ़ने बैठ गया, थोड़ा साइकिलिंग मेरी हो गया, साइकिलिंग या ट्रैवलिंग करके Right. कुछ चिल करके फिर मैं अगले दिन से फिर अपना दोबारा वो नॉर्मल रूटीन एसएसबी की तैयारी। पर बेसिक काम यही करता था कि मेरी क्या कमी रही उस अटेम्प्ट में, उस पर ज्यादा काम करता था मैं। तो बेसिकली आपसे ये सीखने को मिला कि हमें रिजिड नहीं रहना चाहिए। Rigid रहना। जब भी आप कोई भी सेटबैक आपके लाइफ में आ रहा है तो उसके बाद आप फ्लेक्सिबल रहो ताकि उसको भी आप अडेप्ट कर सको। और मुझे लगता है चिराग कि एसएसबी हमें इतनी ज्यादा प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन सिखा देती है कि हम ऐसे ऐसे प्रेशर तो हैंडल कर आप फटाफट बाउंस बैक करो और अपने काम पर। सो दैट गिव मी अ गुड आइडिया चिराग, एंड हमारे डिफेंस एस्पिरेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू जीटीओ, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर, एंड व्हाट आई कंसीडर दैट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन करना। यस। तो आप वो बताओ कि ओएलक्यू के बेस पे बताना थोड़ा सा कि कैसे डिफेंस एस्पिरेंट बिगिनिंग में अपने आप को तैयार कर सकता है जीटीओ के लिए। देखो सर, ओएलक्यू जो हमारे जीटीओ में काम आते हैं ज्यादातर कैसे हो गए, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो ये काफी ओएलक्यूज है जो हमें अपने जीटीओ में दिखाने पड़ते हैं। तो इसको सोचते तो देखो मैं तो ये कहूंगा, एक तो पहले तो बुकिश मत रहो कि आपने एक पेज ले लिया उसमें आप टिक कर रहे हो, या लीडरशिप क्वालिटी आ गई, रिस्पॉन्सिबल आ गया, इतनी चीज नहीं है। बट जीटीओ के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सबसे पहली जो चीज है कॉन्फिडेंस। जीटीओ कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए, लेक्चरेट हो गया आपका, जीडी हो गया, तो सबसे पहले चीज कॉन्फिडेंस, कि चाहे कहीं भी मौका मिला चढ़ जाओ यार स्टेज पर, जाके बोलो, कुछ भी मौका मिलता है। उसके बाद जीटीओ के लिए और जो सेकंड चीज है, डाटा आपके पास होना चाहिए, ऑब्वियस नॉलेज। एक हिंदू न्यूज़पेपर लो, पढ़ो उसे अच्छे से, या यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं। अब जैसे नीतीश राजपूत हो गया, लाइक आई वुड से कि अभी कैस्पियन रिपोर्ट हो गया, उसमें आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में सारा कर सकते हो। एंड रिसेंटली अभी पवनीश सर बहुत ज्यादा बताते हैं, एंड पवन सर बहुत ज्यादा आप फॉलो कर सकते हो बिकॉज वो जियोपॉलिटिक्स को डीप में समझाते हैं, तो डीप में भी समझ सकते हो। राइट, तो यही चीज है कि आपको इन पे काम करो। और फिर जीटीओ के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा चिल रहना। जैसे काफी मैंने एक जो सबसे बड़ी चीज कहूंगा, पीजीटी में काफियों को देखा है ऐसे बिल्कुल रिजिड बन के रोबोट की तरह काम करेंगे, डोमिनेट हो जाएंगे, तो वो नहीं रहना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि यार आप एक एंजॉय करते हुए काम कर रहे हो जीटीओ में, चाहे आपका स्नेक रेस हो, कुछ भी हो, एंजॉय करते हुए अपने काम को एग्जीक्यूट करो। राइट चिराग, सो दैट गिव यू अ वेरी गुड आइडिया आपकी अप्रोच कैसी थी, एंड दैट्स व्हाई यू गॉट रिकमेंडेड 3 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंस। आपने देखी इतनी, मतलब कितने आपके मैक्सिमम 12-13 कॉन्फ्रेंस, तो 12-13 कॉन्फ्रेंस में आप मुझे ये बताओ कि सबसे ऐसा लगा हो आपको जहाँ पे कि थोड़ा सा डाउट केस हो, एंड होता ही है, सबको पता होता है कि वहां पे अंदर बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो आप ऐसा बताओ जो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। सर यूनिक हुआ मेरे साथ वाराणसी में, जब जिसमें मेरी सेकंड रिकमेंडेशन आई है। ओके, तो उसमें बेसिकली उस अटेम्प्ट में मेरा क्या था, इंटरव्यू बहुत शॉर्ट चला था, कुछ 20 मिनट का। और वो इंटरव्यू, वो भी एक फनी एक्ट ही है। उस इंटरव्यू में लिटरली ऐसा हुआ, इंटरव्यूअर कहता है चिराग यू आर 16 or 79 रिपीटर, सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। वो कहता है खुद ही क्वेश्चन पूछ, रैपिड फायर, और खुद ही आंसर दे। तो मैंने वहां पे अपने आप से 5-6 क्वेश्चन खुद ही पूछे और खुद ही आंसर दिए। तो वो 20 मिनट तक वो इंटरव्यू चला था। तो सर उस अटेम्प्ट में मेरे मतलब जो कॉन्फ्रेंस थी वो काफी लंबी चली, 20-25 मिनट के जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है वो उस कॉन्फ्रेंस में काफी पूछे गए थे कि मेरा क्या सेकंड ऑप्शन है, अगर यहाँ से रिकमेंड नहीं होता मैं डिफेंस में नहीं जा पाता। ठीक है, तो मुझे उसमें काफी फंसाया गया था कि अगर वो भी नहीं होता फिर क्या करोगे। अगर जैसे मैंने कहा था कि मेरा बिजनेस ऑप्शन है, तो बिजनेस नहीं चला तो क्या करोगे। तो बिजनेस और फौज कैसे रिलेट है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज आप देखते हो कि अगर आप फौज में रिकमेंड नहीं होते तो आप बिजनेस में उन अपनी क्वालिटीज को कैसे दिखा पाओगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे थोड़ा सा डीप सोचने में मजबूर कर रहे थे। तो एक ये था अटेम्प्ट जिसमें मुझे काफी सोचना पड़ा। तो चिराग आप पहली रिकमेंडेशन की फीलिंग बताओ, कि आप तो लगातार मतलब ऐसे था कि बहुत सारे सेटबैक्स देख रहे थे 15 अटेम्प्ट तक, जब 16th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए आपको कैसी फीलिंग थी? सर वो फीलिंग तो कैसे बताऊं, मतलब 5-6 साल की जो सोच रखा था कि रिकमेंड होना है, तो मेरे को तो पहले पता ही चला कि माहौल शांत हो गया थोड़ी देर के लिए। माहौल शांत हो गया, ऐसे गूज़बम्स आ गए दोबारा कोई सोच के। तो मतलब ऐसे जैसे नाम बोला तो हार्ट बीट पीक पर, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, और आप आपके साइड में मेरे दोस्त भी बैठे, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, कोई उस टाइम
पता ही नहीं चल रहा, कोई मेरे साथ बैठा है, नेम एंड रोल नंबर भी भूल जाते हैं। रोल नंबर भी भूल जाते हैं। वहां पे क्या होता है, जैसे आपका नाम बोला जाता है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलनी होती है। Right. तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे बोल रहा हूँ, 19 अगस्त 2001, मतलब इंग्लिश और हिंदी, मतलब इतना कंफ्यूज हो गया मैं। राइट। तो भागा, तो फिर भागते भागते थोड़ा सा ऐसे मैं इमोशनल सा हो रखा था। और स्टेज पर वहां पे सारे ऑफिसर्स भी खड़े थे जिन्होंने रिजल्ट सुनाया। मैं स्टेज पे जाते जो मेरे साथ और रिकमेंड हुए थे, मैं फटाफट सबको गले लगा रहा हूँ और उछल रहा हूँ वहां पे। तो एक ये बड़ी एक्साइटिंग फीलिंग थी। और फिर मैंने घर पे फोन किया था सबको। That is really great. उसके बाद तो रिकमेंडेशन की आदत होगी। उसके बाद तो फिर वो लगातार 3 रिकमेंडेशन चाहिए। राइट। जेन्युइनली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चिराग इतने ज्यादा रिकमेंडेशन के बाद एंड कॉन्फ्रेंस आउट के बाद, इतनी रेजिलियंस के बाद भी इन्होंने होप नहीं खोई एंड हिज एटीट्यूड इज नेवर गिव अप एटीट्यूड, आई वुड से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने रिकमेंडेशन के बाद एंड इतने कॉन्फ्रेंस आउट के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद इनका नेवर गिव अप एटीट्यूड है। एंड इन्होंने उसके बाद एक अपना चैनल बनाया फ्लाई हाई SSB करके। उसके बाद ये डिफेंस एस्पिरेंट को गाइड कर रहे हैं तब से। तो चिराग, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपके पास इतने डिफेंस एस्पिरेंट्स आते हैं, फ्रेशर आते हैं, रिकमेंडेड आते हैं, तो बेसिकली उनके क्या मिथ्स होते हैं स्टार्टिंग में? और चाहे वो रिकमेंडेड हो चाहे वो रिपीटर्स हो, क्योंकि रिकमेंडेड भी कई बार स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो आप ये बताओ कि उनका क्या मिथ होता है जो लेके आते हैं वो हमेशा? सर देखो, मिथ जो एक तो जो मेरे को ज्यादातर दिखता है, जो वो दिक्कत है काफी, मेरे को लगता है 60 to 70% कैंडिडेट्स में ये दिक्कत है। उन्होंने SSB को एक रिटन एग्जाम की तरह समझ लिया है कि बुक्स उठाई, रटा मारा, पढ़ा, और वो एक थ्योरी की तरह समझते हैं कि अगर मैं वहां पर जाके ये करूंगा तो मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, वहां पर ये मिलेंगे। तो इस चीज में वो काफी उलझे पड़े हैं वो ज्यादातर कैंडिडेट्स। तो मैं तो ये कहूंगा, एक तो ये ज्यादातर मिथ, और मिथ जो सबसे बड़ी है वो जो आपको भी लगता है हाई लेवल से, सबसे बड़ी मिथ वही है कि उन्हें अपने आप को एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर दिखाना है, खुद को IAS IPS दिखाना है। तो वो काफी दिक्कत आती है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो रिपीटर हो। और सर, और जो नेक्स्ट मिथ जो मैं कहूंगा, एक कहूंगा, वो अपने आप को ना ऑफिसर बनने से पहले ऑफिसर जैसा बना लेते हैं। वो गुड है बनाना, बट वो इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड हो जाते हैं कि वो हंसना ही भूल जाते हैं। मतलब बहुत ही रिजिड रहकर बिना एक शांत और बहुत ही पढ़ना है तो पढ़ते ही रहना है। SSB में बैठे तो किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं, बस ऐसे सीरियस होके वो अटेम्प्ट देने हैं। तो वो काफी दिक्कत वाली चीज लगती है मेरे को। और ये मुझे लगता है कि जब हम रिपीटर बन जाते हैं तो थोड़ी रिजिडिटी ज्यादा आ जाती है, थोड़ी। बट सब में नहीं आती है चिराग। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोस हु आर मस्ती के लिए मस्ती आते हैं एंड मस्ती करते करते रिकमेंड भी हो जाते हैं। सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर ये सर, आप पता नहीं आप जानते हो, तो मेरा एक दोस्त है बल्हारा, और काफी, अगर बल्हारा से कोई जानता हो, इस 25 टाइम रिपीट है और 2 या 3 बार वो रिकमेंड है। तो वो हरियाणा का ही जाट है। तो वो कैंडिडेट, वो मेरे साथ 2 या 3 SSB दिए हैं, और जिस SSB में वो मेरे साथ आया है, तो वो चाहे उस SSB में रिकमेंड हुआ हो या ना हो, पर वो SSB बहुत पीक की रही है। वो इतना बड़ा रिपीटर होने वाला, उसने सोचना छोड़ दिया था। वो सारे ग्रुप को इकट्ठा करके कहानियां सुनाता, हंसाता, किसी की बेइज्जती करनी है बेइज्जती करता। तो ऐसा हो जाता है, और फिर वो बाद में अपने अटेम्प्ट से रिकमेंड हो गया। Okay, so Chirag, that gave us a very good idea about your journey. And now let's have a rapid fire questions Yes. so that people will get it. The first question would be कि एक PPDT का टिप दो आप हमारे फ्रेशर्स को। PPDT के लिए टिप तो यही है कि ज्यादातर आप प्री कंसीव स्टोरी से मत जाओ, कि आप मत रिजिड रहो कि मेरे को यही स्टोरी बनानी है। पहले पिक्चर देखो, उसके बाद जो दिमाग में आता है सोचो कि मेरी लाइफ में ऐसा कब क्या हुआ होगा, या मैं ऐसा सीन कब क्रिएट करता अगर होता। तो उससे एक रियल, और कोशिश करो कि एक्शन पार्ट ज्यादा रखो, एक्शन से ऐड करो अपने PPDT में। तो एंड साइक के लिए मैंने देखा है हमेशा लोग बुक उठा के आ जाते हैं, बुक कोई भी बुक कहीं से खरीद लेते हैं साइक के लिए। वो वाली बहुत फेमस बुक है जो अपने कैप्टन विक्रम बत्रा सर की फिल्म आई थी, राइट, उसमें वो व्हाइट कलर की बुक तो ऐसी बुक्स लेके आ जाते हैं। तो साइक के लिए बताओ चिराग, क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी बिगिनर की? साइक के लिए तो सर SSB is all about your life, so follow it. Yeah, that's it. And what about interview? One tip. इंटरव्यू के लिए सर, go with full of confidence and a smile on your face. Right. And real life experience. Real life experiences. Okay. And about GTO? GTO के लिए सर, मैं एक टिप होगी, कॉन्फिडेंस तो मेन है ही सर, वो तो होना ही चाहिए, बट एक फ्रेंडली नेचर रहे, रिजिड रहते नहीं, मतलब सारे ग्रुप को साथ लेकर फ्रेंडली, more adaptable रहते हुए परफॉर्म करना। So that give us a very good idea about your journey, Chirag, and I think that हमारे जो डिफेंस एस्पिरेंट है, चाहे वो बिगिनर है, चाहे रिपीटर्स है, चाहे रिकमेंडेड है, they will get a lot of ideas from your journey. And जो भी कोई और डाउट है वो आप फ्लाई हाई SSB फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां से आपको बहुत सारी वीडियोस जो टिप्स एंड ट्रिक्स ये देते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, आप उसे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी ज्यादा कुछ डिटेल में नॉलेज चाहिए, आप वॉरियर माइंडसेट को फॉलो करके वहां से भी फ्लाई हाई को फॉलो कर सकते हो। सो एनी लास्ट सजेशन यू वांट टू गिव एज अ वॉरियर माइंडसेट थिंकिंग दैट डिफेंस एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए एंड उससे अलग कुछ नहीं है? देखो,
वॉरियर माइंडसेट इज लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि आपके चाहे कितनी प्रॉब्लम आए Right. थोड़ा लगे रहो। और लगने का मतलब ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके ही बैल की तरह लगे रहे। Right. थोड़ा सा देखते हुए कि कहाँ कमी रह रही है, क्या रह रही है, एक मतलब वॉरियर की तरह है कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते बढ़ाते और आगे चलते रहो बिना पीछे हटे। Like understanding own weaknesses Understanding and, weaknesses. working on your setbacks, whatever you had, and never give up, right? So thank you so much, Thank Chirag. you, sir. It has been a great interaction with you, Thank and you, sir. definitely this podcast will help thousands of aspirants, Sure. and we'll definitely meet again. Right, Thank sir. you. Thank you, sir.